गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री श्याम पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। प्रिय छात्रों, जैसे कि आपने भारतीय संविधान की शुरुआती एक परिचय सुना, हमने देखा कि संविधान क्या है, संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान क्या काम करता है, संविधान नहीं हो तो क्या हो। ये सारी बातें हमने एक संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा में इसका अध्ययन किया था। अब हम भारत के संदर्भ में इसे देखने जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो किन परिस्थितियों में और कौन कौन सी विशेषताओं के साथ में लिखित और निर्मित किया गया है। हम सब जानते हैं कि सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती हैं, उनका स्वयं का अपना निजी क्षेत्र होता है और वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक संविधान का निर्माण करते हैं, जिस संविधान के माध्यम से वो अपने नागरिकों की वे सर्वोच्च परिस्थितियां उपलब्ध करा पाते हैं, जिसके कारण वो अपना विकास करा पाते हैं। हम आज इस टॉपिक में देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में हम ये देख रहे हैं कि भारत का जो संविधान जो बना है, ये संविधान कैबिनेट मिशन जो भारत के अंदर तीन सदस्य आयोग जो भारत में जांच के लिए आया था, उस जांच के बाद भारत में जो कैबिनेट मिशन का जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उस कैबिनेट मिशन 1947 में इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय को संविधान का निर्माण करने का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के माध्यम से दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को ये अधिकार दिया कि वो अपनी शासन व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए एक संविधान का निर्माण करके दिखाएं, और अगर वो संविधान का निर्माण करके दिखाएं तो हमें ये विश्वास हो पाएगा कि वो भारत को स्वतंत्र और उसकी सुरक्षा कर पाएगा। क्या भारत में इतनी क्षमता है कि वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें? उसके लिए वो क्या कर सकता है? ये योग्यता, ये क्षमता हमें बताई जाए, जिससे हम हमारे उपनिवेश को क्या कर सकें? आज़ाद कर सकें। इसलिए कैबिनेट मिशन के तहत भारत में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के तहत भारत के अंतर्गत एक संविधान निर्माण बनने की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत में जो कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके अंतर्गत विशेष रूप से हमारे जो देश के अंतर्गत जो संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो आधार हैं, उन आधारों में हम ये देखते हैं कि इस संविधान का निर्माण करने के लिए प्रमुख 8 समितियों का निर्माण किया गया था और अनेक प्रकार की उप समितियां भी बनाई गई थी। क्योंकि संविधान का निर्माण होना
किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इस संविधान के निर्माण करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश से वादा किया था कि अगर भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तो शासन में जो जनता का, अगर भारत को स्वतंत्रता मिलेगी और जनता के प्रयास से मिल रही है तो शासन भी जनता के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इसका मतलब है कि पंडित नेहरू ने अपने शब्दों से लोकतंत्र शासन की स्थापना का निर्णय ले लिया था कि भारत में लोकतंत्र का ही क्या किया जाएगा, शासन स्थापित किया जाएगा, शासन जनता के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। और इसके लिए विशेष रूप से आपको पता है कि हमारे देश के अंतर्गत जो ये 8 समितियां बनी, इस समिति के अंतर्गत अनेक समितियां हैं जिनके विशेष रूप से हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले संविधान निर्माण समिति, जिसको संविधान निर्मात्री समिति भी कहते हैं, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान देना, कई बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें विशेष रूप से हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रारूप संविधान की प्रारूप समिति, प्रारूप बनाने में किसकी भूमिका थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। ये सात सदस्य की समिति थी और 7 सदस्यों की समिति में भीमराव अंबेडकर मुख्य रूप से थे। 3 नंबर पर हम देखें संघ समिति। संघ समिति, और संघ समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष बने थे। और 4 नंबर पर देखें मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इस समिति के अध्यक्ष बने थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष बने, वो अध्यक्ष मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो मौलाना आज़ाद और राष्ट्रीय एकीकरण समिति के जो अध्यक्ष बने वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 2 हैं। अल्पसंख्यक समिति मौलाना आज़ाद और उससे जुड़े हैं मौलिक अधिकार जे.बी. कृपलानी। इसमें हैं 2 हैं ये जे.बी. कृपलानी।
जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। ध्यान देना, ये दो इसलिए हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित जे.बी. कृपलानी हैं और अल्पसंख्यक समिति के संबंध में मौलाना आज़ाद हैं। तो इस प्रकार ये अनेक प्रकार की क्या हुई समितियां बनी हैं और इस समितियों के माध्यम से हमारे देश के अंतर्गत एक संविधान का निर्माण बन करके तैयार हुआ है। तो ध्यान दें कि इस प्रकार हमारे देश के अंतर्गत जो संविधान का जो निर्माण बना, उसके अंतर्गत जो समय लगा, क्या लगा? समय लगा। ये समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अनेक परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो हम ध्यान दें कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ध्यान दें, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय भारत के संविधान के द्वारा किया गया। कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है भारत का संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो आप बताएंगे भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के माध्यम से, कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो प्रस्ताव दिया गया था उसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण आई थी और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और अनेक परीक्षा में पूछा जाता है भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक कौन था। तो आपको बताएंगे भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या किया जाता है, जनक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है और ये समय का क्वेश्चन है, ये सारे आपको कोई भी हमारी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, जो राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई परीक्षाओं में ये सुमेलित करा लिया जाता है, किसी में एक का पूछ लिया जाता है। ये बता दिया जाता है कि निर्माण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मूल अधिकार जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक थे मौलाना आज़ाद, राष्ट्रीय एकीकरण समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यहाँ ध्यान देना विशेष रूप से, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी, ध्यान देना, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इसके अलावा भारतीय संविधान समय आ गया, जनक आ गया। इसके अलावा हम ये देखें भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष रूप से ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी समितियां बनी थी। तो आप बताएंगे भारतीय संविधान में निर्माण करने में टोटल 8 समितियों की मुख्य भूमिका थी। क्या थी? 8 समितियों की प्रमुख भूमिका थी। आपको पूछा जाए भारतीय संविधान के इसके अलावा आपसे प्रश्न किया जाए कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था वो भारतीय संविधान में, ध्यान देना, भारतीय संविधान में विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो आप सबसे विशेष रूप से बिना चूक से ही बताएंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और भारत में मुख्य रूप से अनुच्छेद कैसे हैं?
अनुच्छेद, टोटल जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं और आज भी इसके अनुच्छेद 395 ही रहेंगे। और उस समय में जो अनुसूचियाँ थी, ध्यान देना, अनुसूची है वो कितनी है? 8 अनुसूची है, 8 अनुसूची है। और उसके बाद में जो इसके भाग हैं, भाग ध्यान देना, भाग 22 हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 395 है और अनुसूची 8 है और भाग कितने हैं? 22 हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखें, वर्तमान में इसकी पोजीशन क्या है? वर्तमान अब इसकी क्या है? देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में किया गया था कि वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकें, इसलिए इसको सरल और लचीला, जिसको हम कहें कठोरता और लचीले का समन्वय देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में सरलता और लचीले का क्या मिलता है? समन्वय देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान में इसके जो अनुच्छेद हैं, वर्तमान में इसके जो क्या हैं? अनुच्छेद हैं वो 465 हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद? 465। और अगर अनुसूची की बात करें, ध्यान देना, वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूची हैं? तो आप बताएंगे वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 12 अनुसूची हैं। और भाग अगर बात करें तो भाग कितने रहेंगे? भाग रहेंगे 22। और विशेषकर परिशिष्ट की बात करें, ध्यान देना, परिशिष्ट, परिशिष्ट का मतलब होता है, परिशिष्ट का मतलब होता है इसके क्या है? परिच्छेद। इसके 4 परिशिष्ट हैं। कितने परिशिष्ट हैं? 4। इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि विश्व, भारत के अनुच्छेद में विश्व के कितने अनुच्छेद हैं? पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 395। आपको पूछा जाएगा वर्तमान में कितने हैं? 465। और संशोधन की प्रक्रियाएं भी जारी हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं? संशोधन, अनुच्छेद संशोधन 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और वर्तमान के अंतर्गत 105 संशोधन हो चुका है। 105 संशोधन हो चुके हैं। और 105वां जो संशोधन है, ध्यान देना, 105वां जो संशोधन है वो संशोधन है केंद्र शासित प्रदेश, यानी हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसके जो क्षेत्र है लद्दाख, लद्दाख और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा 105वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा? 105वां संविधान संशोधन हुआ है। तो ये आपके जीके, जनरल नॉलेज के रूप में, ध्यान देना, जनरल नॉलेज के रूप में, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, चाहे राजस्थान पुलिस की परीक्षा हो, चाहे पटवार की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा की दृष्टि से ये जो कक्षा है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें ये पूछा जाता है, भारतीय संविधान की स्थिति के बारे में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, वर्तमान में जो हमारे भारत के संविधान में जो संशोधन किया गया है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और 105 संविधान संशोधन के द्वारा ये जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे अनूठा और समन्वयकारी संविधान है जिसमें विश्व के सभी देशों के लक्षण लिए गए हैं। तो ध्यान देना विशेष रूप से, ये यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको विशेष रूप से देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको अपनी कॉपी में लिखते जाएं और समझते जाएं कि ये जो छोटे प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे, तो आप इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे।
तो ये भारतीय संविधान की जो शुरुआती जो क्या है लक्षण हैं, ये विशेष रूप से क्या किए गए हैं, प्रकट किए गए हैं। अब हम ये देखें कि इससे जोड़ करके अगर विश्व का सबसे बड़ा संविधान ये है तो विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा होगा? विश्व का सबसे छोटा संविधान की बात करें तो छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान है, छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें बनाते समय केवल 7 ही अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 7 ही अनुच्छेद थे। और वर्तमान में इसके क्या है? वर्तमान में इसके टोटल 11 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 11 अनुच्छेद हैं। और इन 11 अनुच्छेदों के माध्यम से इसका आपको विशेष कर भी प्रश्न पूछा जाएगा, विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो आप बताएंगे विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। और इसमें बने समय 7 अनुच्छेद थे और वर्तमान में इसके कुल 11 अनुच्छेद हैं। कितने? 11 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार ये विश्व का सबसे क्या है? छोटा संविधान है। अब हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात, कि भारत के संविधान, हमने भारत के संविधान की प्रमुख मुख्य बातें देखी और हमने ये देखा कि प्रमुख मुख्य बातें हैं कि भारत के संविधान में कैसी क्या है, इसकी स्थिति का वर्णन किया गया। और अब हम इसको पॉइंट वार एक एक बिंदु के अनुसार इसका क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु, विशेषकर इसका सबसे पहला बिंदु ये है कि भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। ध्यान देना, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला मुख्य बिंदु है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान का मतलब क्या है? इसमें यह है कि लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों के द्वारा प्रिय। और ये यहाँ पर जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता, देखिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब हम किससे ले रहे हैं? संप्रभुता से। किससे ले रहे हैं? संप्रभुता से। संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च शक्ति, यानी इसकी जो संप्रभु शक्ति होगी, सर्वोच्च जो शक्ति होगी, ये सर्वोच्च शक्ति लोकप्रिय द्वारा होगी, लौकिक होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? जन संप्रभुता। देखिए इसका दूसरा नाम है प्रभुसत्ता, का दूसरा नाम है संप्रभुता भी है। और संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता को हम किसका नाम दे रहे हैं? संप्रभुता को हम दे रहे हैं सर्वोच्च शक्ति। और इसकी जो सर्वोच्च शक्ति है, इसकी जो सर्वोच्च शक्ति है, वो सर्वोच्च शक्ति लोकप्रिय है। और लोकप्रिय यहाँ पर क्या है? कानून। यहाँ पर क्या है? कानून। और कानून किस पर आधारित है? जनता द्वारा। किसके हितों के? क्या है? जनता के हितों की पूर्ति किसके द्वारा होती है? कानून के द्वारा। इसलिए लोकप्रिय क्या है? कानून। इसलिए इसको जनप्रिय, इसको क्या कहेंगे? लोकप्रिय, जनप्रिय या लोक संप्रभुता के नाम से भी जाएंगे। इसका मतलब है जनता और कानून के बीच में संबंध है। सर्वोच्च और अंतिम क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सर्वोच्च और अंतिम क्या है? जनता है, क्योंकि जनता के हित के लिए क्या है? यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाए कि लोकतंत्र में भारत के अंतर्गत सर्वोच्च कानून है जनता,
तो क्या आएगा? जनता। क्योंकि कानून किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं। किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं। तो जनता की इच्छा के आधार पर जनता के हितों को पूरा करने वाले कानूनों का निर्माण होगा। और ये हित किससे जुड़े होंगे? ये हित होंगे कानून से जुड़े होंगे। इसका मतलब सर्वोच्च और अंतिम शक्ति, सर्वोच्च और अंतिम शक्ति, सर्वोच्च और अंतिम शक्ति किसके पास में होगी? जनता के पास में होगी। सर्वोच्च और अंतिम शक्ति किसके पास में होगी? जनता के हाथ में होगी। इस प्रकार ये जो शासन है जनता का शासन, वो जनता का शासन कौन सा शासन होगा? लोकतंत्र होगा। जनता का शासन कौन सा शासन होगा? लोकतंत्र होगा। यहाँ ध्यान देना, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, भारत का संविधान है वो किस पर आधारित होगा? जनता पर आधारित होगा। इसमें सर्वोच्च और अंतिम शक्ति होगी वो जनता के पास में होगी। क्योंकि शासन लोकतंत्र है और लोकतंत्र को बनाने का काम जनता का होता है और उसे हटाने का काम भी किसका होता है? जनता का ही होता है। इसलिए लोकतंत्र में सर्वोच्च और अंतिम क्या है? सर्वोच्च और अंतिम क्या है? जनता है। और जनता किसका? जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कौन कर रहा है? कानून है। हम अगर इन दोनों को ये कहें कानून का शासन या जनता का शासन, तो कोई अतिशयोक्ति थोड़ी होगी। जनता का शासन और कानून का शासन, कानून समानता पर आधारित है। यहाँ पर अगर हम देखें, जनता जो शासन कर रही है वो किसके अनुसार कर रही है? बहुमत द्वारा। और कानून किसके आधार पर शासन कर रहा है? समानता के आधार पर। बहुत ध्यान से सुनना, कानून समानता है और समानता में भी क्या है? बहुमत है। जनता है, बहुमत के आधार पर चल रही है। तो दोनों के अंतर्गत क्या है? एक कॉमन चीज है, समानता है। बहुमत आ जाता है, वहाँ पर लोकतंत्र है। कानून में जहाँ समानता है वहाँ पर क्या है? लोकतंत्र है। इसलिए इसको हम लौकिक संप्रभुता, इसको जन संप्रभुता, इसको लोकप्रिय संप्रभुता के नाम से भी जानेंगे। इसका मतलब है कि लोकप्रिय शासन संविधान का मतलब है कि शासन में सर्वोच्च और अंतिम क्या होगा? जनता ही होगी। क्योंकि जनता को ही शासन बनाने का अधिकार है और जनता पर ही शासन का क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। इसलिए लोकतंत्र में जनता का ही क्या होता है? नियंत्रण होता है। जनता का क्या होता है? नियंत्रण भी जनता का होता है। जनता शासन पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। ऊपर से तो कौन कर रहा है? कानून। और नीचे से कौन रख रही है? जनता। कानून का उद्देश्य भी जनता का विकास करना है और जनता का उद्देश्य भी कानून को बनाए रखना है। इसलिए इन पर नियंत्रण रखने का काम है। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो क्या है? प्रस्तावना, जिसको हम क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान की जो क्या है? प्रस्तावना है, जिसका नाम है उद्देशिका। भारतीय संविधान का क्या है? उद्देशिका। अब इसमें क्या कहा है? इस उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, भारतीय संविधान का क्या है? इसको आत्मा नाम दिया है। भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कही गई है? प्रस्तावना को। अब भारतीय संविधान की आत्मा में क्या कहा? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है क्या स्पष्ट कर रहा है? जनता को स्पष्ट कर रहा है, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग हैं, ये किसको स्पष्ट कर रहा है? जनता को स्पष्ट कर रहा है। और यहाँ पर जनता शब्द है वो ही क्या है? लोकतंत्र को संबोधित कर रहा है। किसका संबोधन कर रहा है? ये किसका निर्माण कर रहा है? लोकतंत्र का। क्योंकि यहाँ पर शासन एक का न होकर के लोकतंत्र किसका होगा? सबका शासन होगा। लोकतंत्र सबका शासन है, जनता का शासन है। और यहाँ पर ये जो हम भारत के लोग शब्द है, हम भारत के लोग शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से।
कहाँ से लिया गया है ये शब्द? अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है, अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से ये शब्द लिया गया है। हम भारत के लोग एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने के नाते इस प्रकार ये जो बात कर रही है, एक तो प्रस्तावना में ये बात कही गई है हम भारत के लोग, एक नंबर पर बात ये कही गई है, और 2 नंबर पर जो बात कही गई है, 2 नंबर पर जो बात कही गई है, आत्मसमर्पित अधिकृत और संकल्प, इसमें 2 चीज़ें बताई गई है। 2 चीज़ें बताई गई है, कौन कौन सी? आत्मसमर्पित, अधिकृत और समर्पित। अधिकृत, आत्मसमर्पित, अधिकृत, आत्मसमर्पित और अंगीकृत। आत्मसमर्पित, अधिकृत, अंगीकृत, ये जो शब्द हैं, आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकृत जो शब्द किए गए हैं, अब इसका मतलब है कि इस जो संविधान में जनता के हित के लिए क्या किया गया है, आत्मसमर्पित, अधिकृत और अधिनिर्मित किया गया है, उसको हम स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं। हम भारत, इसको बनाने में भी ध्यान देना, इसको बनाने में भी जनता का रोल है, और इस पर जनता पर थोपा नहीं गया है। स्वयं जनता इसे क्या कर रही है? आत्मसमर्पित, अपने आप को इसको समर्पित कर रही है, और स्वयं अपने आप इसे स्वीकार कर रही है। कहने का मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो जनता पर थोपा गया संविधान नहीं है, स्वयं जनता अपनी इच्छा से इसको क्या कर रही है? स्वीकृत कर रही है। ध्यान देना, जनता इसे स्वयं क्या कर रही है? स्वीकृत की गई है। इसलिए भारत का संविधान 2 चीज़ों से लोकप्रिय है। ध्यान देना, लोकप्रियता होने के पीछे क्या है? एक तो सबका, एक तो जिसमें खुद की सहभागिता हो, और दूसरा क्या है? स्वयं उसको स्वयं स्वीकार करें। एक तो खुद भाग ले रहा है, और दूसरा खुद ही उसको क्या कर रहा है? उस पर उसको स्वीकार कर रहा है। इसका मतलब कोई दबाव नहीं है, और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के लिए इस प्रकार से इसको अपनाने का निर्णय ले रहा है। तो ये प्रस्तावना में 2 बातें कही गई है। एक तो हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये एक जन संप्रभुता को स्पष्ट कर रहा है, और दूसरा है आत्मसमर्पित, अधिकृत, अंगीकृत है, जिसको मतलब उद्देश्य ये है कि हम स्वयं भारत के संविधान को क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। इस बात को यहाँ पर क्या की गई है? स्पष्ट किया गया। तो ध्यान देना, इसलिए ये दो जो लक्षण हैं, ये 2 लक्षण भारतीय संविधान की संप्रभुता को, इनको क्या कह रहे हैं? जन संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता, इसको अलग अलग है, जन संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता और लोकप्रिय जन संप्रभुता के नाम से जानते हैं। और भारत का संविधान इन लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्च और अंतिम जनता है, जो इसकी प्रस्तावना में इन बातों से स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार हमारे भारत के संविधान को ये जो बातें जनता के संदर्भ में कही गई हैं, और इस प्रकार भारत का जो संविधान है 9 नवंबर 1949 को अधिनिर्मित, अधिकृत और स्वीकृत किया गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था 9 नवंबर 1949 को, ठीक है, और ये लागू हुआ था, ये लागू हुआ 26 जनवरी
1950 को। अब इसके अंतर्गत जब बनकर 9 नवंबर को तैयार हो गया था, इस 9 नवंबर को हम संविधान दिवस, किसके दिवस में? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। और गणतंत्र दिवस, ध्यान देना, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न ये है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अब ध्यान देना, 26 जनवरी के दिन ही, 26 जनवरी के दिन ही क्या किया गया था? गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको प्रश्न पूछा जाए कि 26 जनवरी को ही जब 9 नवंबर को बनकर के तैयार हो गया, तो ये 26 जनवरी को क्यों मनाया गया? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया? लाहौर में, लाहौर की रावी नदी के तट पर, लाहौर की रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल, ध्यान देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंतर्गत स्वराज विधेयक, कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था, यानी स्वराज की घोषणा की गई थी। क्या की थी? स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और स्वराज विधेयक की प्रस्तुत करने के कारण ये संकल्प लिया गया था कि आज के दिन से हम हमारे देश के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। क्या मनाते रहेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। और उस दिन से लेकर के हमारी आज़ादी तक हमने इससे पहले भी हमारे ने 26 जनवरी 1930 से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए। और जब हमारे देश में कानून बन करके तैयार हो गया और वास्तव में वो सपना साकार हो गया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर ये सपना देखा था, संकल्प लिया था कि हम स्वराज के लिए प्राप्त करेंगे, स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और इस विधेयक को संकल्प के रूप में सपना साकार किया, इसलिए इसका किसका नाम दिया गया? इसको इसलिए 26 जनवरी को तैयार किया, लागू किया गया था। समझ गए बात हो? ये बात समझ गए आप? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था और स्वराज का संकल्प लिया। और ये संकल्प लिया कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक हम देश में हर वर्ष 26 जनवरी को आज़ादी का जश्न मनाते रहेंगे। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जो संविधान बनकर के वास्तव में तैयार हुआ और उसको 26 जनवरी को लागू करके इसको हमेशा हमेशा के लिए क्या किया? इसको स्मृति में, याददाश्ती में डालने के लिए ऐतिहासिक दिन, इसको किसके दिन में? ऐतिहासिक, इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया। इस दिन को क्या बना दिया? ऐतिहासिक बना दिया। और इस ऐतिहासिक दिन को क्या किया जाता है? हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसमें आपके प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को क्यों मनाया गया था? स्वराज विधेयक कब मनाया? स्वराज संकल्प कब लिया गया? और लाहौर में कौन सी नदी पर दिया गया? रावी नदी के तट पर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसका संकल्प लिया था। तो ये देखा। और दो बातें, हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया है? अमेरिका से। और यह हम आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकृत करते हैं। ये बात हम भारतीय संविधान को स्वेच्छा से स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। इस बात को यहाँ पर क्या किया गया? स्पष्ट किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा जो पॉइंट बता रहे हैं कि भारतीय संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है।
दूसरा पॉइंट है लिखित निर्मित व विश्व का व्यापक संविधान। लिखित, निर्मित व विश्व का व्यापक संविधान। हमने ये देखा हमारा भारत का संविधान लिखा हुआ है, लिखित है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित और एक अलिखित। लिखित की बात करें तो सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा जो अगर लिखित संविधान है छोटा संविधान है वो है अमेरिका का, जिसमें 7 अनुच्छेद और वर्तमान में टोटली 11 अनुच्छेद हैं। ठीक है, विश्व का लिखित संविधानों की बात कर रहे हैं हम। छोटा संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, जिसमें 7 ही अनुच्छेद थे, लेकिन आज वर्तमान में वहां पर कितने हैं? 11 अनुच्छेद हैं। और अगर व्यापक के सबसे बड़े संविधान की बात करें तो बड़ा संविधान है भारत का, जिसमें 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। 12 अनुसूची, 12 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और 22 भाग। ये दोनों बात लिखित की हैं। और अगर हम अलिखित की बात करें तो विश्व का सबसे अलिखित संविधान है, वो अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान, यूके, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। वहां पर राजतंत्र की संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ये केवल आपको नॉलेज की दृष्टि से बता रहे हैं और परीक्षा में आते भी हैं। हम भारत के संदर्भ में ये जो 2-3 % मैंने बताया, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे पहला लिखा संविधान। अगर सर्वप्रथम की भी बात करें हम, तो सर्वप्रथम की अगर बात आती है तो सर्वप्रथम के अंतर्गत विश्व का सबसे लिखित संविधान। अलिखित तो आता है तो किसका आएगा? ब्रिटेन का। लिखित आएगा वो किसका आएगा? अमेरिका का आएगा। सर्वप्रथम अलिखित और सर्वप्रथम लिखित की बात करें, सर्वप्रथम लिखित की बात करें तो किसकी आएगी? अमेरिका की बात आएगी। ये लिखित का हुआ, इसका मतलब है कि भारत का संविधान लिखा हुआ है। आई बात समझ में? निर्मित का मतलब है बनाया हुआ।
और विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संविधान। दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत भारत का जो प्रारूप है, अब हम ये देखें कि भारत का जो संविधान है विश्व का व्यापक संविधान कैसे बना, क्योंकि ये दो बातें तो आपने स्पष्ट, लिखित और निर्मित संविधान की बात से तो ये स्पष्ट हो गया। अब हम इस बात से स्पष्ट है कि विश्व का व्यापक संविधान है, तो इसका मतलब तो ये हो गया। लेकिन अगर हम ये देखें कि विश्व के सभी देशों से, विश्व के सभी देशों के मिश्रण, विश्व के सभी देशों के मिश्रण भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। विश्व के सभी देशों के जो मुख्य जो तत्व हैं, विश्व के सभी देशों के मुख्य तत्व भारत के जो संविधान हैं, जब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का निर्मित किया तो उन्होंने लगभग 150 संविधानों का अध्ययन किया और विश्व के 150 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत के संविधान का क्या किया, निर्माण किया। तो उसमें जो व्यापकता के जो तत्व हैं, पहले तो ध्यान देना, पहले तो व्यापकता के जो तत्व हैं, इस व्यापकता का कारण क्या है कि विश्व का व्यापक संविधान। तो भारत के संविधान में व्यापकता आने की सबसे बड़ी है कि इसमें अधिकांश 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस भारत शासन अधिनियम को इसमें क्या किया गया है, अपनाया गया है। 1935 के अधिनियम का लगभग 80% भाग इसमें अपनाया है और विश्व के सभी देशों के, जिसमें देखिए हम देखें कि व्यापक होने के पीछे क्या कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण भारत की व्यापकता के पीछे क्या कारण है, 1935 का अधिनियम। 2 नंबर पर यह है कि भारत में केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख, भारत का संविधान व्यापक होने के पीछे क्या कारण है, 1935 के भारत संविधान का उल्लेख है पूरा, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों का उल्लेख है। 3 नंबर पर क्या है कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनके विशेष प्रबंध, विशेष उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान के बड़े होने की वजह क्या है, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनका क्या किया गया है, अलग अलग भागों में उल्लेख किया गया है। 4 नंबर पर है कि इसके अंतर्गत क्या है, आपातकालीन प्रावधानों का आपातकालीन प्रावधानों का क्या है, अलग अलग उल्लेख है। इसके अलावा विश्व के देशों के अधिकांश मिश्रण हैं, जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार है,
जर्मन से आपातकालीन प्रबंध है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ऐसी समस्त प्रक्रियाएं जो हम आगामी चैप्टर में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो व्यापक विश्व के व्यापक संविधानों का उल्लेख होने के पीछे क्या कारण है कि 1935 के भारत में सबसे बड़ा मतलब इसका 80% भाग, भारतीय संविधान में 80% भाग कहाँ का लिया गया है? 1935 के अधिनियम में लिया गया है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध है, वित्तीय संबंध है, न्यायिक संबंध है, इनका उल्लेख किया गया है। SC ST के विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनका भी अलग अलग भागों में, अनुच्छेदों में, अलग अलग अनुसूचियों में, जैसे 6ठी अनुसूची है जिसके अंतर्गत SC ST के जो क्या किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपातकालीन में 352, 356 और 360 इसके अलग अलग प्रावधान हैं। तो ये समस्त प्रक्रियाएं हैं जो भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाती हैं। विश्व का क्या बनाती हैं? सबसे बड़ा संविधान बनने का क्या है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और अगर हम दूसरे देशों से इसकी क्या करें, कंपेयरिंग करें, दूसरे देशों से क्या करेंगे, इसकी तुलना करें, तो हमें इस तुलना से क्या करेंगे, ये स्पष्ट होगा कि भारत का संविधान विश्व के देशों से इसका उल्लेख क्या है। अब हम देखेंगे इसके संविधानों के उल्लेख के अंतर्गत कि जैसे भारत में 395 अनुच्छेद हो गए। भारत के अंतर्गत कितने हो गए? 395 अनुच्छेद हो गए। और कनाडा में केवल 147 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत 128। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत कितने हैं? 128। अनुच्छेद ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत 128 अनुच्छेद हैं। और दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत केवल अमेरिका में केवल वर्तमान में 11 अनुच्छेद हैं। ये विश्व के देशों की तुलनाएं हैं। भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इन देशों से इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के जो संविधान है विश्व के सबसे व्यापकतम संविधानों में माना जाता है। और इसकी व्यापकता होने के पीछे ये कारण है, और इससे दूसरे देशों से तुलना इस प्रकार की गई है। तो हम देखें कि विश्व के देशों में जो भारत की जो स्थिति है वो संविधानों में है, वो बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी और महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी जो रूपरेखा है, ये रूपरेखा एक बहुत बड़ी प्रभावशाली तरीके से तैयार की गई है। और इस प्रभावशाली तरीके से देश की विविधता को एकता में बदलने का जो क्या है प्रारूप है, इसको इसमें शामिल किया गया है। और इसलिए भारत का संविधान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संविधानों में स्पष्ट रूप से माना जाता है। तो हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दिया जो परीक्षा उपयोगी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में तो इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भूमिका है। तो आपके आगामी वीडियो के अंतर्गत हम ये बताएंगे कि भारतीय संविधान में और ऐसी कौन सी विशेष प्रावधान है जो इसकी
जो महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको छोटा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों माना जाता है और इससे दूसरे देशों से क्या क्या तुलना की गई है, ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आगामी में हम बाकी के का क्या करेंगे और उल्लेख करेंगे और भारतीय संविधान की रूपरेखा को स्पष्ट करेंगे। जब तक आप बने रहिए, धन्यवाद।